नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कौशल है और आप देख रहे हैं के रिसर्च स्टूडियो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीजेपी आखिरकार सभी पब्लिक सेक्टर कंपनीज को बेचने में क्यों लगी हुई है। क्यों किसानों के आगे मोदी सरकार झुकने को तैयार नहीं है। क्यों रेलवे बेचा जा रहा है, बीपीसीएल बेचा जा रहा है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एयर इंडिया, ऐसे कुल मिला के 46 से ज़्यादा पीएसयूज़ को यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को सरकार ने अप्रूवल दे दी है बेचने के लिए। अपनी स्थापना के बाद से भाजपा की आर्थिक नीति में काफ़ी बदलाव आया है। पार्टी के भीतर आर्थिक विचारधाराओं में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। 1980 के दशक में जनसंघ की तरह इसने आरएसएस और उसके सहयोगियों की सोच को कॉपी किया। इसने स्वदेशी उद्योगों को और उत्पादों को बढ़ावा देने और एक संरक्षणवादी निर्यात नीति का भी समर्थन किया। लेकिन बाद के दिनों में बीजेपी ने इंटरनल इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का समर्थन शुरू कर दिया और कांग्रेस द्वारा सपोर्टेड राज्य के द्वारा संचालित इंडस्ट्रियलाइजेशन का विरोध करना शुरू कर दिया। और यहीं 1998 के बाद से शुरू होता है बीजेपी का नियो लिबरलाइजेशन के तरफ झुकाव, जहां ग्लोबलाइजेशन को भरपूर समर्थन मिलना शुरू हुआ। इससे पहले हम लोग ये समझें कि बीजेपी सभी चीज़ों को बेच क्यों रही है, ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर लिबरलाइजेशन, नियो लिबरलाइजेशन है क्या और बीजेपी इसकी ज़बरदस्त समर्थक क्यों है। इससे क्या फ़ायदा और नुकसान हम लोगों का होने वाला है और इन सब के बीच में हमारा योगदान क्या हो सकता है, जिसके तहत हम इसकी खूबियों को तो उपयोग में लाएं पर साथ ही साथ इसकी कमजोरियों को अपने देश पर, अपने समाज पर हावी ना होने दें। और उसके लिए हमें कैसे दबाव बनाना है सरकार पर, इसकी जिम्मेवारी भी हम पर ही है। तो आइए समझते हैं नियो लिबरलाइजेशन को। नियो लिबरलाइजेशन हिंदी में इसे नव उदारवाद कह सकते हैं। तो नव उदारवाद एक ऐसा मॉडल है जो राजनीति और अर्थशास्त्र, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स दोनों को इंक्लूड करता है और सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में आर्थिक घटकों के नियंत्रण को स्थानांतरित करने का प्रयास करता है। कहने का मतलब, इट ट्रांसफर्स द कंट्रोल ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर्स टू प्राइवेट सेक्टर। ऐसी कई नियो लिबरलिज्म पॉलिसीज़ हैं जो फ्री मार्केट कैपिटलिज्म को और उसके कामकाज को बढ़ाती है। और इससे क्या होता है, इससे सरकारी खर्च, सरकारी रेगुलेशंस और जो पब्लिक ओनरशिप है वो लिमिटेड हो जाती है। और इस तरह से कंट्रीज़ अपने खर्च को और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लिमिटेड कंट्रोल में रख पाती है। नियो लिबरलाइजेशन के बिगिनिंग को देखा जाए तो इसे अक्सर मार्गरेट थैचर के लीडरशिप से जोड़ा जाता है, जो कि 1969 से लेकर 1990 तक यूके के प्रधानमंत्री और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता बने रहे। इसे रोनाल्ड रीगन, जो कि यूएस के 40वें राष्ट्रपति थे, उनसे भी जोड़ा जाता रहा है। बेसिकली इन दोनों के द्वारा किए गए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इन पॉलिसीज़ के तहत देखा जाता रहा है। नव उदारवाद को सामाजिक कार्यक्रमों पर सरकारी खर्च में कटौती करने के प्रयासों से भी जोड़ा जाता रहा है। तो देखा जाए तो नियो लिबरलिज्म इज रिलेटेड टू लेज़र फेयर इकोनॉमिक्स। यह एक लेज़र फेयर अर्थशास्त्र से संबंधित है। इट्स ए स्कूल ऑफ थॉट्स जो व्यक्तियों और समाज के आर्थिक मुद्दों में कम से कम सरकारी हस्तक्षेप को निर्धारित करता है। लेज़र फेयर इकोनॉमिक्स ये प्रपोज करता है कि निरंतर आर्थिक विकास से इनोवेशन, फ्री मार्केट का एक्सपेंशन और राज्यों का लिमिटेड इंटरवेंशन यानी कि हस्तक्षेप होगा। नव उदारवाद कभी कभी उदारवाद के साथ भी जोड़ के सोचा जाता रहा है, इससे आप कंफ्यूज मत हो। हालांकि नव उदारवादी जो है आमतौर पर उदारवाद की तुलना, लिबरलिज्म की तुलना में अर्थव्यवस्था और समाज में अधिक सरकारी हस्तक्षेप की वकालत करते हैं। उदाहरण के तौर पे नव उदारवादी आमतौर पर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का पक्ष लेते हैं, जबकि उदारवादी
अक्सर सभी टैक्स पेयर्स के लिए एक समान कर यानी टैक्सेशन जैसी योजनाओं के पक्ष में बात करते हैं। इसके अलावा नव उदारवादी अक्सर प्रमुख उद्योगों को खैरात में बांट दिए जाने का विरोध नहीं करते हैं, जबकि यही चीज़ उदारवादियों के लिए बिल्कुल गलत बात हो जाती है। दे अपोज नए उदारवाद, नव उदारवाद के वजह से जो 46 से ज़्यादा कंपनियों को, PSUs को बेचने की बात कर रहे हैं, उसके क्रिटिसिज्म को थोड़ा देखते हैं। मतलब उसमें है क्या, उसके कॉन्स को थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये हमारे लिए सही साबित नहीं होगी। तो इन सब में सबसे पहला आता है फ्री मार्केट अप्रोच टू पब्लिक सर्विसेज इज मिसगाइडेड। बेसिकली सार्वजनिक सेवाओं के लिए जो मुक्त बाजार, जो फ्री मार्केट की जो बातें होती है, जो उसका जो दृष्टिकोण है वो सही नहीं है। नव उदारवाद की एक आलोचना यह होती है कि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भी यदि आप फ्री मार्केट की वकालत करेंगे तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि ये सेवाएं सार्वजनिक सेवाएं हैं। सार्वजनिक सेवाएं जो अन्य इंडस्ट्री के समान प्रॉफिट से प्रेरित नहीं होनी चाहिए। आप सोच के देखो, यदि शिक्षा और स्वास्थ्य भी प्रॉफिट से प्रेरणा लेने लगे, यदि प्रॉफिट के हिसाब से चलने लगे, तो सरकार जो सामान्य जो इंसान है, जो आम पब्लिक है, जो आम इंसान है, वो कहाँ जाएगा? तो इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में एक फ्री मार्केट दृष्टिकोण अपनाने से जो इनइक्वालिटी जो है वो इंक्रीज होने लगती है। अब बात करते हैं दूसरे क्रिटिसिज्म की, मोनोपोली, एकाधिकार। पश्चिमी दुनिया में देखा गया कि नव उदारवादी नीतियों को अपनाने से वेल्थ और इनकम दोनों में इनइक्वालिटीज़ पैदा हुई है। जबकि स्किल्ड लेबर्स अच्छा पैसा कमा सकते हैं, पर वहीं कम स्किल्ड लेबर्स को महीने का खर्च भी मुश्किल से कमा पाते हैं। नव उदारवाद से जुड़ी नीतियाँ मोनोपोली के प्रेजेंस को प्रोत्साहित करती हैं। जो कंज्यूमर हैं उनको भी भारी कीमतों पर सामान खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल ओला या उबर हो सकता है। मैंने अपने किसान आंदोलन वाली दूसरी वीडियो को मैं इसका वो पूरा विस्तार से एक्सप्लेन किया है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उसके लिंक को खोल सकते हैं, देख सकते हैं। इसके तीसरे क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, इंक्रीज्ड फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। नव उदारवाद के समर्थक आमतौर पर जो दावा करते हैं उसके विपरीत कैपिटल डीरेगुलेशन ने आर्थिक विकास में ज़रूरी मदद नहीं की है। इसके बजाय कैपिटल डीरेगुलेशन से एक्चुअली देखा गया कि फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी में इंक्रीज़ हुआ है। यदि आपको याद ना हो तो 1930, 1998, 2008 के आर्थिक मंदियों को याद कर लीजिए। जबकि एक कैपिटलिस्ट कंट्री, जब अमेरिका जो कि एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, वहीं से इन आर्थिक मंदियों की शुरुआत देखी गई है। वास्तव में नव उदारवाद में एक IMF की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि कैपिटल फ्लोज हैज़ बीन अ फैक्टर इन द इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ एडवर्स इकोनॉमिक साइकिल्स, जो कि 1930, 1998 और फिर 2008 के आर्थिक मंदियों से साफ पता चलता है। इसके चौथे क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, इनइक्वालिटी। न्यूलिबरल पॉलिसीज हैव बीन प्रूवन टू इंक्रीज इनइक्वालिटी। यह इनइक्वालिटी किसी अर्थव्यवस्था के लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स में बाधा बन सकती है। आप देखोगे जहां एक तरफ कम इनकम वालों के पास सीमित खर्च करने की शक्ति होती है, वहीं जो नए जो अमीर बनते हैं उनमें बचत करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वेल्थ डजंट ट्रिकल डाउन टू पुअर्स, जैसा कि नियो लिबरलिस्ट्स कहते आए हैं या सोचते हैं। इसके पांचवें क्रिटिसिज्म को देखा जाए जो कि ग्लोबलाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन तो में जब आप देखोगे तो नियो लिबरलिज्म का जो एम्फेसिस है इकोनॉमिक एफिशिएंसी के ऊपर, इट हैज़ इनकरेज्ड ग्लोबलाइजेशन। जैसा कि अभी आज के डेट में आप बीजेपी को देख सकते हो, जैसा उन्होंने ग्लोबलाइजेशन के ऊपर भरपूर जोर दिया हुआ है। नियो लिबरलिज्म के विरोधियों का यह भी कहना है कि यदि आप इसको PSU को आप निजी में बदलते हो, प्राइवेटाइजेशन करते हो उसका, तो इससे ये तय नहीं होता है कि जो काम करने की जो क्षमता है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। रादर ये कम भी हो सकती है।
हालांकि निजीकरण से उत्पादकता में, प्रोडक्शन में वृद्धि हो सकती है। उनका कहना है कि दुनिया के सीमित भौगोलिक जगह के कारण सुधार एक लंबे समय तक नहीं हो सकता। इसके अलावा नियो लिबरलिज्म का विरोध करने वालों को यह भी कहना है कि यह डेमोक्रेसी के खिलाफ है, लोकतंत्र विरोधी है, शोषण और सामाजिक अन्याय को भी जन्म दे सकता है, जहां गरीबों को क्रिमिनल एक्ट करने के लिए भी मजबूर कर सकता है। तो अब आपको समझ में ये आ गया होगा कि आखिरकार बीजेपी सभी पीएसयूज को बेचने में क्यों लगी हुई है, क्यों सरकार के हाथों से निकल के हर चीज़ को प्राइवेट बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। यह जो सोच है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण चाहिए, पीएसयूज में काफ़ी करप्शन है, सरकारी लोग ढंग से काम नहीं करते हैं और ना जाने क्या क्या, इसी सोच को कैप्चर करते हुए और इन्हीं सब सोच के खिलाफत करते हुए बीजेपी ने नियो लिबरलिज्म की पॉलिसीज़ को अपनाया। पर वो भूल गई कि करप्शन चाहे सरकारी में हो या प्राइवेट में हो, करप्शन तो करप्शन ही होता है। आरक्षण सरकारी में देना नहीं पड़ेगा, पर प्राइवेट में कौन सी गारंटी है कि वहाँ पर परिवारवाद नहीं होगा, वहाँ पर कास्टिज्म नहीं होगा। और फिर मोनोपोली को कैसे रोकेंगे आप? कैसे गरीबों को और गरीब होने से बचाएंगे और कैसे बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करेंगे? क्योंकि शुरुआत में तो ये सब अच्छा ही नज़र आएगा, सब कुछ अच्छा ही लगेगा, पर आने वाले 10-20 सालों में जितनी क्षति, जितना नुकसान कांग्रेस ने किया है, उससे ज़्यादा सामाजिक अन्याय और क्षति बीजेपी की इन्हीं नियो लिबरलिज्म की जो पॉलिसीज़ हैं वो पहुंचा सकती है, और हो सकता है कि वो पहुंचा देगी भी। एक तरह से हम सभी किसी न किसी कॉरपोरेट के गुलाम बन जाएंगे और सरकार उन कॉरपोरेट्स के इशारों पर नाचेगी। तब ना कोई हिंदू होगा, ना कोई मुसलमान, ना जनरल कैटेगरी होगा, ना SC ST, केवल 2 ही कैटेगरी के लोग रहेंगे इस भारतवर्ष में, अमीर और गरीब। इसी के साथ मैं यह वीडियो यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएं। और यदि आप अपने सब्सक्राइब अभी नहीं किया है तो अभी करें। सुनने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए KK रिसर्च स्टूडियो।